Hello friends, welcome back. How to go for ISRO exam and just don't let it go. Very important thing. और कौन नहीं चाहता कि इसरो जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का हम पार्ट बने, नेशन के लिए एक एसेट बने, कि हमारे काम को दुनिया प्रेस करे, हमारे काम से देश का नाम आगे बढ़े। और कुछ नहीं तो एक अंदर से हमेशा एक वो जो फीलिंग रहती है कि हमने अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट कुछ नहीं किया, पर अपनी मातृभूमि का जो कर्ज है हमें पैदा करने, खिलाने और पाल पोस के बड़ा करने वाला, उसे हमने वापस कर दिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दैट। एंड द सेकेंड थिंग कि आप सबको पता होगा कि पेपर इज़ नॉट दैट ईजी। ईजी ना होने के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड पेपर होता है। और जैसा कि बाकी पेपरों में होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव मार्क्स भी आते हैं इसमें। टाइम कम होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब क्या किया जाए? आपने हमेशा सुना होगा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन डू if you follow a proper strategy, if you follow a proper path, if you are following a proper plan. फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, आप अपने किसी भी काम को अगर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो इसरो का पेपर या फिर किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का पेपर निकालना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। क्योंकि हम इस भीड़ के पीछे, जो भी भीड़ दौड़ रही होती है किसी भी पेपर के पीछे, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। तो गेम कौन लेके जाता है? गेम वो लेके जाता है जो उस भीड़ से हट के काम करता है, जो एक कदम बढ़ाने से पहले भी प्लान करता है कि क्या मेरा ये कदम जिस चीज़ के लिए मैं दौड़ रहा हूँ उस चीज़ में हेल्प करेगा या नहीं। तो जो जो मैं ये सेशन कर रहा हूँ, इस चीज़ का जो नेट कंक्लूजन रहेगा वो ये कि जस्ट हैव अ प्रॉपर प्लान बिफोर गोइंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। और वो प्रॉपर प्लान अभी तो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही जल्द ये चीज़ सीख लेंगे और खुद के लिए खुद से प्लान बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सब एक जैसे ही होते हैं। किसी में कुछ एक्स्ट्रा पूछता है, किसी में कुछ नहीं पूछता है। ये जो एग्ज़ाम है ये प्योरली टेक्निकल होता है, कोई नॉन टेक पार्ट नहीं, नो जीके, नो एप्टी, नथिंग, नो इंग्लिश, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल। तो ये एक तरह से बहुत इजी पड़ जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने टेक्निकल में काफ़ी जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे बिल्डअप करके रखे हैं और बहुत ही अच्छे से अभी तक जो भी प्रैक्टिस है वो करते आए हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बात कर लेते हैं। इसमें मैंने दो चीज़ लिख रखा है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और अटेम्प्टिंग द पेपर, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, आप अननेसेसरी कुछ भी टाइम, जितना भी आपके पास टाइम है उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं ऑन प्रैक्टिसिंग नॉन रिलेवेंट थिंग्स। टाइम जब कम होता है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और ये आइडिया आपको कहाँ से लगेगा? प्रीवियस ईयर पेपर से। और जिस तरह से पेपर होता है उसका सीधा सीधा यही सेंस है कि आपने प्रीवियस ईयर के गेट के पेपर्स लगाए हों, प्रीवियस ईयर ईएस के पेपर्स लगाए हों, तो आपके लिए आज की डेट में ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी पीएसयू, कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का पेपर आपके लिए निकालना बाएं हाथ का खेल है, अगर आपने सिंसियरली पूरे प्रैक्टिस पेपर्स को लगाए हैं तो पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम की कि आखिर होता क्या है और हमें प्रॉब्लम क्या क्या आनी है। उसके बाद हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, क्योंकि विथ एवरी प्रॉब्लम देयर इज़ अ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉब्लम जो आती है वो आती है टाइम की, कि जो टाइम होता है इस पेपर का वो होता है 90 मिनट्स का। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं एंड ऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब तीसरी बात आती है कि मार्किंग स्कीम क्या है। तो मार्किंग स्कीम है कि फॉर एवरी राइट आंसर आपको 3 मार्क्स मिलते हैं,
एंड रॉन्ग में आपके -1 जाता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पेपर होता है वो 240 मार्क्स का होता है। द इशू इज नॉट दिस, इशू इज दिस, इशू इज द टाइम, बिकॉज हमें पता है कि यू हैव टू फिल द OMR शीट। अब जब आपको OMR भरना है तो एटलीस्ट अगर आपने फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 80 आपने 60 या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको उस OMR को, उन आंसर्स को OMR में बबल अप करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए। तो आपके ये कट के हो गए कितने, 90 माइनस, अगर फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट्स भी लेते हैं, क्योंकि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द OMR शीट। एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई, आपकी जो आंसर की सीरीज है वो पूरी गलत हो जाएगी। तो आप उसको काफ़ी केयरफुली फिल करिए। और दूसरी चीज़ की मतलब मैच करते रहिए कि जिस चीज़ को आपने, जिस क्वेश्चन नंबर 21 फॉर एग्जांपल आपने सॉल्व किया, तो यू आर फिलिंग द बबल ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 ओनली। आप 21 का 22 में डाल देंगे तो फिर 22 को आप 23 में डालेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत बार देखी गई है, गड़बड़ होती है। तो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द OMR शीट। तो इन सब चीज़ों के बारे में अटेम्प्टिंग द पेपर में करूँगा। तो आपके पास इस चीज़ के बाद आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा 75 मिनट, और या फिर इसको 1 आवर 15 मिनट्स। तो एक्चुअली आपका पेपर जो होना है वो होना है 1 आवर 15 मिनट्स का। तो अब स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि पेपर खत्म हो जाए 1 आवर में, सही है ना? क्योंकि 15 मिनट्स में आप अपने आंसर्स को रिवाइज कर लेंगे। और 1 आवर में आप सोल्व द पेपर। अब बात कट छट की इतनी हो गई है हमारे सामने कि हमें 1 घंटे में 80 क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या ये कठिन है? ये बिल्कुल कठिन नहीं है। रीज़न इज, जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, और जो इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाता है कि दीज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, उस चीज़ के लिए दिस पेपर इज ओनली यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। इसमें अर्न किए हुए कोई भी मार्क्स आपके इंटरव्यू लेवल पे हेल्प किसी भी पर्पस, किसी भी तरीके से नहीं किए जाएंगे। तो एक अल्टीमेट चीज़ हमें पता चलती है कि हमें पेपर को क्लियर करना है कट ऑफ से। और ऑनेस्टली टेलिंग फ्रेंड्स, कट ऑफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हर साल कट ऑफ वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स अवेलेबल, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस परफॉर्म्ड बाय द कैंडिडेट्स। क्योंकि अगर टॉपर ने 240 में फॉर एग्जांपल 230 मार दिया, तो जो कम्युनिटिव रैंकिंग बनती है वो बहुत आगे निकल जाती है। या फिर अगर पोस्ट कम है तो भी बहुत आगे निकल जाती है। पेपर इजी आ गया तो भीड़ आगे खिसक जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। तो कट ऑफ का सिग्निफिकेंस दिमाग पे लाइए ही नहीं कि मुझे। और दूसरी एक चीज़ और आती है ना कि जब हम कट ऑफ के बारे में सोच लेते हैं तो हम अपनी जो लिमिट है उसको खुद ही मिनिमम में खड़ा कर देते हैं। आप टारगेट कीजिए तो इसे 240 नंबर के पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना ला सकते हैं, आप इस चीज़ को टारगेट कीजिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर 130 कट ऑफ है, आपने 130 जान लिया किसी से, किसी ने प्रीवियस ईयर्स में अपियर हुआ था पेपर में, उससे आपने पूछा, उसने एक जनरल चीज़ बता दी 130, तो आप खुश होकर सोच के बैठ जाएंगे कि 130 दैट मीन्स मुझे 3 मार्क्स में करीब 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, 120 आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन और सॉल्व कर लूँगा, 30 नंबर 150 नंबर निकल जाएगा। ये एटीट्यूड मत पालिए। आप अपने लेवल को मैक्सिमम में रखिए, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेंगे तो 230 में गिर सकते हैं, 220 में गिरेंगे, 210 यहाँ से गिरना शुरू करे तो आप तो गेम से ही बाहर हो गए ना। तो लॉजिकली थिंकिंग एंड स्पीकिंग, हमें हमेशा ही जो मैक्सिमम होता है उसे टारगेट करना चाहिए। रिजल्ट जो आ रहा है वो तो फ्यूचर के हाथ में है ना, उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है कभी। अभी क्या कर सकते हैं वो ये है कि टारगेट द मैक्सिमम मार्क, कि 240 में आप कितना ला सकते हैं। देन सेकेंड थिंग एपीएसएस की प्रैक्टिस क्या करें, क्योंकि मैं अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। अटेम्प्टिंग द पेपर के बारे में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा, वो अभी सेकेंड हाफ में रहेगा।
तो जो आप प्रिपेयर करेंगे वो कंटेंट होगा, कंटेंट शुड बी फर्स्ट फ्रॉम गेट। इसरो को गेट में बहुत इंटरेस्ट है, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू तक निकाला हुआ है, तो मुझे हर लेवल का चीज़ पता है कि आखिर वहाँ तक मतलब गेम कैसे खेलना है। पेपर बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है, बस ज़बरदस्ती आपको उंगली करता है पेपर कि आप पेपर बिगाड़ के आए, और वो कैसे करता है वो अटेम्प्टिंग द पेपर में पता चलेगा। तो सबसे पहला आप प्रेफरेंस दीजिए गेट के स्टडी मटेरियल, गेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, देन आप प्रेफरेंस दीजिए ईएसई के पेपर्स के। सिर्फ इन दो से आपको आपके क्वेश्चंस जनरली, या फिर देखा जाए तो 80-90% क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछे गए हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ आ गई कि इन दो चीज़ों को बहुत ही सिंसियरली आपको फॉलो करना है, बहुत ही सिंसियरली आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि लास्ट डे जब आप पेपर में बैठ रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन को आपने कहाँ सॉल्व किया था और उसका क्या आंसर आया था। और मैनी अ टाइम्स इट हैज़ बीन सीन दैट जो क्वेश्चंस आपने सोचे हैं, आपने प्रैक्टिस किए हैं, वो एज इट इज़ आया है और आपने सिर्फ पढ़ के बिना पेन उठाए उसका आंसर समझ लिया है, बिकॉज यू वुड हैव सॉल्व्ड इट अर्लियर। तो कंटेंट यहाँ से आप उठाइए, गेट के प्रीवियस ईयर लगाइए अच्छे से, ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाइए बहुत अच्छे से। फिर बात आती है कि किस तरह के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो वहाँ एक चीज़ है कि नो कैलकुलेटर इज अलाउड। तो इस चीज़ को लेके अगर बात की जाए तो अगर पेपर में अगर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं जो न्यूमेरिकल हैं, बहुत लेंदी हैं, आपको लग रहा है कि विदाउट कैलकुलेटर दे वोंट बी सॉल्व, तो उन पे दिमाग लगाने की, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, वो भी बताता हूँ। होता क्या है, अगर वो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव्स दे देगा कि आपको पढ़ना है और टिक मारना है इफ़ यू नो द आंसर, तो जो लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ऑलमोस्ट अब तक गेट प्रीवियस ईयर के आंसर्स याद हो गए होंगे। तो वो क्या करेंगे, आप भी बैठे उनके साथ लॉजिकली पेपर अपेयर करने के लिए और वो भी बैठे हैं, आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स लगाते रहेंगे, वो अपने रटे हुए दम के बेसिस पे निकाल जाएंगे पेपर। तो इस चीज़ को हटाने के लिए वो थोड़ा सा गेम खेलते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को डालते हैं जिनमें टाइम वेस्ट होता है। और ये इस बात को तो आप रट के जाइएगा कि क्वेश्चंस जो ऐसे आएंगे जिनमें कैलकुलेटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है और लेंदी क्वेश्चन है, उसे तो छूना नहीं है। वरना आप याद रखिए कि आपके पास सिर्फ एक घंटे हैं, 1 घंटे 80 क्वेश्चंस कैसे करना है, इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर रहिए। अब सवाल आता है कि जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस दो तरह से आते हैं, एक आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और एक आते हैं ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप्स। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो मेनली इसमें होना चाहिए, एटलीस्ट 60% आप इसको तैयार कीजिए और 40% इसको तैयार कीजिए। अब इस तरह की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको इस तरह से करके जाना है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप्स लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको कई क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, थोड़े से कैलकुलेशन से आपके निकल जाएंगे। जो मैनुअल कैलकुलेशन होती है विदाउट कैलकुलेटर यूज़, वो आप निकाल सकते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स वैसे होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स आते हैं, ये भी बहुत, मतलब 80 क्वेश्चंस में आपके कम से कम मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आप पढ़िए, आपको आंसर आता है, आप टिक मारिए, वरना आगे बढ़िए। बचे हुए क्वेश्चंस कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे रहते, जनरली 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि इस तरह के न्यूमेरिकल कंटेंट को लेके चलते हैं जो सॉल्व नहीं किए जा सकते विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। वो चीज़ डाली जाती है सो दैट पर्सन कंफ्यूज हो, परेशान हो, टाइम सारा का सारा उसी क्वेश्चन में बिड़ा के वेस्ट कर दे, और जो स्मार्ट एक एबिलिटी होती है पेपर देने की वो सामने आ जाए इंसान की। तो आप इस तरह से तो इस पेपर की तैयारी कीजिए। ये हुआ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का पार्ट। नाउ हाउ शुड वी अटेम्प्ट द पेपर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रिपरेशन तो होपफुली सभी कर रहे हैं, लेकिन पेपर में जाके जो गेम होता है ना, वो मैं अब आपको बताता हूँ।
सबसे पहली प्रॉब्लम आती है पेपर छूट जाने की। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने जो एक गेट अपीयरिंग स्ट्रेटजी बताया था, गेट पेपर सॉल्विंग, उसको फॉलो करिए। रीज़न इज अल्टीमेटली आपको 1 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म करना है, तो आप आराम से मत स्टार्ट कीजिए। मैंने उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट कही थी कि फर्स्ट मैंने उसको 3 घंटे के हिसाब से मैंने सॉल्व करने का बताया, मैं इसके लिए फिर से एक नया तरीका बता रहा हूँ। आप फर्स्ट हाफ आवर में आप पहले से लेके 80th क्वेश्चन तक, फर्स्ट टू 80th क्वेश्चन आप एट अ ग्लांस घूम के आइए, क्योंकि उनमें से अधिकतर क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पढ़ के टिक मारने वाले होते हैं। ये आपको फर्स्ट हाफ आवर में करना है। टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका एक नज़र कॉपी में और अपने क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए, दूसरी अगले ही पल की नज़र आपकी घड़ी में होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में टाइम हवा की तरह बीतता है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके 1 घंटे खत्म हो गए। मोर देन हाफ ऑफ द पेपर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, खोल के क्वेश्चन ही नहीं देखे। पहली गलती ये होती है। दूसरी गलती जो होती है फ्रेंड्स, वो ये होती है कि हम किसी भी क्वेश्चन में स्टिक करके रह जाते हैं। डोंट स्टिक टू अ क्वेश्चन। ये जो मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था कि जो लोग 3-4 साल से गेट की तैयारी कर रहे हैं और PSUs की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ऑलमोस्ट गेट और ईएस के आंसर्स याद हो जाते हैं। ये उनके लिए होता है कि आप आंसर तो याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप में स्मार्टनेस नहीं है तो वो आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, स्मार्टनेस को आप रट नहीं सकते हो। तो स्मार्टनेस क्या बोलती है? एक्ट स्मार्टली। स्मार्टनेस ये बोलती है कि यू डोंट हैव टू गेट 240 मार्क्स, जो मैंने गेट के लिए भी हमेशा से कहा है। इसरो कभी ये नहीं बोलता है कि आप 240 बेटा 240 लेके आइए, वो बोलता है कि जो कट ऑफ लिस्ट है, जितने शॉर्ट लिस्टेड बंदे हैं, लोग हैं, उनकी लिस्ट में आपका नाम आ जाए बस। तो ऐसे क्वेश्चंस को जो आपको चिपका लेंगे अपने आप से कि आप सॉल्व ही करके दम लीजिए, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो उनकी एक ट्रिक होती है, एक स्ट्रेटजी होती है कि इससे हम जो भी स्मार्ट बंदे नहीं हैं उन्हें बाहर निकाल देंगे पहले ही, क्योंकि उनसे कट ऑफ ही नहीं क्लियर होना है। दूसरी एक चीज़ होती है कि उससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, आपकी वैल्यू देने की एबिलिटी देखी जाती है कि उस समय पे आप किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप लग के उसी समय PhD कर डालना चाहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे, या फिर जितना आपको नेसेसरी है, जितना आपकी ज़रूरत है, उतना काम करके आप स्मार्टली निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये तो बात हुई कि डोंट स्टिक टू एनी क्वेश्चन। और जब आप एट अ ग्लांस फर्स्ट आवर में जाएंगे ना, तो आपको इतना बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि आखिर कौन सा क्वेश्चन स्किप करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन करने लायक है। और फ्रेंड्स, जब ये फर्स्ट आवर में आप 1 से 80 क्वेश्चन तक जाएंगे ना, तो मान के चलिए एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन आपके पहले ही हाफ आवर में बन जाएंगे, क्योंकि वो देखो और टिक मारने लायक रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। अगर हम मैकेनिकल के टर्म से बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हीट ट्रांसफर। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें आपको कितना सेकंड लगना है? हार्डली 5 सेकंड। क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, टिक मारना, 5 से 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस शुड बी फॉलोड। कि आखिर फर्स्ट हाफ आवर में ही आपने 1 से 80 तक एट अ ग्लांस पेपर को देख लिया, आपने समझ लिया कि भैया ये करना है, वो नहीं करना है, और जो करते गए उसको आप टिक मारते चलिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको 240 नंबर नहीं लाने हैं। यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम योर साइड। मैं किसी भी रेफरेंस लेवल से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी टॉपर के मार्क्स से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। आपका जितना मैक्सिमम आप मार्क्स उसमें अचीव कर सकते हैं, आप उसकी कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स विच यू कैन गेट। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स ला सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमेशा की तरह डोंट गेस। वाई? बिकॉज -1 नेगेटिव है, नेगेटिव इज देयर। अगर आपने गेस किया, आंसर गलत हुआ, तो आपके 1 नंबर सीधे चले जाएंगे, और 1 नंबर से यहाँ 1-1, 2-2 हज़ार रैंक आगे पीछे हो जाती है।
क्योंकि उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है ना कि आपने कितना स्कोर किया है। अगर आप बहुत पीछे चले गए हैं तो फिर आप एक नंबर में भी बहुत पीछे हो सकते हैं। देन फ्रेंड्स, एक और बात आती है कि जब आप पेपर दे रहे हो तो अगर कोई ऑप्शन, कोई भी जिस चीज़ में डाउट आ रहा है कि दो ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं यहाँ पे, तो उन क्वेश्चन को स्किप करिए। वाई? बिकॉज पिछले 3-4 साल का मेरा देखा हुआ है पेपर किस तरह का आता है, उसमें कई क्वेश्चंस गलत होते हैं। कई इन द सेंस 3 से 4 क्वेश्चन मैंने शायद तक देखे हैं हर बार कि ऑप्शंस गलत होते हैं, तो उस समय भी आपको उसी चीज़ में अटके रहने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके लिए लिखूंगा कि डोंट फॉलो एनी कन्फ्यूजन। और इसका सोल्यूशन बहुत अच्छा इसरो में है कि वो आपके जो 240 मार्क्स हैं, अगर सपोज उसके 3 क्वेश्चंस गलत हैं तो उस 3 × 3 करके 240 से माइनस कर देगा, आपका 231 में मार्कशीट बनेगी। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ देयर। तो अगर आपको लगता है कि यार आपका दो दो ऑप्शंस इस तरह से दिए हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं, तो सी में लगाएं या डी में लगाएं समझ में नहीं आता, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें भी आप कुछ नया ट्रिक ढूंढिए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको बनता है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी है, आप आराम से निकाल के आओगे पेपर। क्योंकि जो लोग निकालते हैं वो ह्यूमन्स ही होते हैं, वो कोई एलियंस नहीं होते, कहीं आसमान से नहीं टपके होते हैं। तो इस चीज़ को आप हमेशा एक्सेप्ट करिए कि यस आई कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि वो इंसान कर रहा है जो टॉपर है, वो इंसान कर रहा है जो उससे नीचे है, और उतने सारे लोग हैं जो उनसे नीचे हैं, वो सब इंसान है, और मैं भी एक इंसान हूँ, तो मैं भी कर सकता हूँ। इस एटीट्यूड को पालिए और हमेशा अपना मैक्सिमम दीजिए। कोई कट ऑफ नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई धमाका नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़, हमें हमारा मैक्सिमम देना है। हमें जितना आता है, जो आता है, जैसा आता है, हमें उसका बेस्ट दे के आना है पेपर में, उसके साथ हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। सो फ्रेंड्स, ये बातें ऐसी हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और मेरे से रह रही है कि जो कि थोड़ा हटके इन सब चीज़ों से, कि वाटर बॉटल लेके जाइए। ये ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट सभी करते होंगे, जो नहीं करते हैं वो करिए, क्योंकि उस 1 घंटे में आपके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी पकानी है। सो उसे ठंडा रखने के लिए आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पानी की बॉटल ज़रूर साथ रखिए, प्लस रिस्ट वॉच बिल्कुल मत भूलिए। टाइम का ही खेल है पूरा, टाइम में आपने निकाल दिया तो निकाल दिया, नहीं तो 1 आवर इज़ ओवर। सो इसके साथ एक बात और रह जाती है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ सोचनी ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता। टाइम की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि अच्छा हो चाहे बुरा, हमेशा बीत जाता है। जब टाइम किसी चीज़ के लिए कभी नहीं रुकता, तो हमारी सोच क्यों किसी भी चीज़, किसी भी पेपर पे आके चिपक जाए कि ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, वो नहीं होगा तो उसके अलावा कुछ और होगा। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा होगा। व्हाट इज़ अल्टीमेटली रिक्वायर्ड इज़ कि आप हमेशा डेडिकेटेड वे में एकदम सिंसियर होके अच्छे से पढ़ाई करिए, समझ के पढ़ाई करिए, और जब भी अपना दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, जितना आपको आता है। भले आपको 70% आता है, लेकिन उस 70% का 100% दीजिए। कोई भी पेपर हो, किसी भी तरह का पेपर हो, वो ज़रूर निकलेगा। सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, और कोई भी डाउट होता है आप बेशक पूछ सकते हैं। और होपफुली इतने के बाद आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जाते जाते, कि मैंने बात की कि हाफ आवर में आपको 1 to 80 क्वेश्चन जाने हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग हाफ आवर है, रिमेनिंग हाफ में आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो न्यूमेरिकल टाइप है। अब ये कैसे न्यूमेरिकल टाइप होंगे, वो आपके सेंस, आपका दिमाग खुद ही बता देगा कि इन्हें सॉल्व किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एज वेल एज इन द गिवन लिमिटेड टाइम। तो न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चंस आप देखिए। न्यूमेरिकल आंसर से सेंस वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला नहीं है। न्यूमेरिकल आंसर मतलब जिनके जिनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते, जिन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकली, इक्वेशंस सॉल्व करनी होती है, और काफ़ी कुछ डाटा गिवन होता है, आप उनमें टाइम दीजिए।
तो आपका हाफ आवर ये हुआ, और इसके साथ साथ जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हाफ प्लस हाफ, इसका 1 आवर हुआ। जो मैंने इस जगह पे बात की थी, आपका पेपर सॉल्व हुआ है 1 आवर में। नेक्स्ट 15 मिनट्स आप दीजिए उन आंसर्स को रिवाइज करने में। जल्दी से 15 मिनट में देख लीजिए कि आपने जो भी सॉल्व किया है वो पूरे अच्छे से सॉल्व किया है, कि आपने आंसर सोचा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, आपने टिक मार दिया किसी और चीज़ में। तो आप इन 15 मिनट्स में उस चीज़ को रिवाइज कीजिए। लास्ट के 15 मिनट्स में आप OMR भरिए, और पेपर जमा करके रिलैक्स होके बाहर निकलिए। जो हुआ जैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैंने अपना बेस्ट दिया, हमेशा इस चीज़ की उम्मीद कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पेपर ऑल्सो फ्रेंड्स। एंड मैं तो हमेशा ही ये बात कहूँगा आपसे और कहता रहूँगा कि ये नहीं तो कुछ और सही, वो नहीं तो उसके अलावा कुछ और सही। रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, हारना नहीं है, हमेशा करते रहना है मेहनत, और एक ना एक दिन हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें मिलेगी। एंड दैट इज़ 100% ट्रू, मिलती ही मिलती है। So with all these words friends, thanks for watching the video and all the best for your examination.